अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 29 करेंगे। इससे प्रीवियस हमने 24 से लेकर तो 28 तक हमने वीडियोस जो है वो कवर कर लिए हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। आज हम 29 लेक्चर करेंगे जिसमें हम जो है वो डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डेडलॉक को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, किन मेथड से हम डेडलॉक की डिटेक्शन कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं उनको। कहते हैं कि इफ़ अ सिस्टम डज नॉट, कि अगर कोई सिस्टम जो हो वहाँ पे हम डेडलॉक को प्रिवेंशन करते हैं या फिर डेडलॉक को अवॉइडेंस एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, देन द डेडलॉक में अकर। पहले डेडलॉक अक्कर होता है, पहले डेडलॉक पैदा होता है और उसके बाद हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें वो यही बता रहे हैं। एंड एल्गोरिदम दैट कहता है कि वो एल्गोरिदम कि एक ऐसा एल्गोरिदम हो जहाँ पे स्टेटस जो हो वो टर्मिनेट हो चुकी हो, वहाँ पे डेडलॉक जो हो वो अक्कर होता है। एक ऐसा सिस्टम में डेडलॉक अक्कर होता है जहाँ पे सर्कल बन रहा हो, ठीक है। अगर सर्कल में कोई चीज़ घूमती जाएगी राउंड लेती जाएगी तो वहाँ पे डेडलॉक अक्कर होगा। तो फिर डेडलॉक अक्कर होगा तो हम उसकी डेडलॉक की डिटेक्शन भी करेंगे, ठीक है। कहते हैं आज ये जो स्कीम है कवर करती है फ्रॉम द डेडलॉक्स के, ये स्कीम जो है वो डेडलॉक को कवर कर रही होती है। फिर सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप पढ़ेंगे कि एक सिंगल जो इंस्टेंस होता है कि इफ ऑल रिसोर्स, अगर कहते हैं सिंगल इंस्टेंट के सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो ईच रिसोर्स, हर रिसोर्स टाइप के लिए कहते हैं इफ ऑल रिसोर्स हैज ओनली अ सिंगल इंस्टेंस, के अगर किसी भी रिसोर्स का सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो देन वी डिफाइंड अ डेडलॉक, तो हम डिफाइन कर लेते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को, ठीक है। और इसको हम वेट फॉर ग्राफ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। इधर देखें इस डायग्राम में कि यहाँ पे देखें कि जो है P4 जो है वो P1 को दे रहा है इंस्टेंस, P1 जो है वो P2 को, फिर P2 P3 को, P3 P4 को। तो यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है। यहाँ फिर अगर ये देखें कि P4 P1 को दे, P1 P2 को और P2 आगे से P4 को दे दे, तो अगर इतना से भी चलता जाए तो यहाँ पे भी ये सर्कल बन रहा है। तो क्रॉसपॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ के लिए भी जो है वो डेडलॉक जो है वो अकर हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुने हो तो वो भी सुन लीजिएगा। तो कहते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जो है हमारे पास डेडलॉक अक्कर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बन रहा। अलग अलग जगह पे जो है वो इंस्टेंस जो है वो जा रहे हैं। सेवरल इंस्टेंस, नेक्स्ट क्या है कि सेवरल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप, के रिसोर्स टाइप में हमारे पास सेवरल इंस्टेंस कौन से हैं, उसके हम अवेलेबिलिटी के हमारे पास अवेलेबल क्या होगा, वेक्टर की लेंथ क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे हर टाइप में। और एलोकेशन में क्या कहता है कि इसको हम एम से लेंथ एम को दे रहे हैं। एलोकेशन में कहता है कि हमने कितने एलोकेट कर दिए हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है सेम प्रीवियस लेक्चर वाली है, जो कि मैंने बहुत डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है। एलोकेशन में वो कह रहा है कि एलोकेट कि हमने क्या एलोकेट किया हुआ है, कि हमने कितने जो है वो दे दिए हुए हैं, और रिक्वेस्ट के में हमें और कितने की ज़रूरत है, हम कितने की रिक्वेस्ट करेंगे वो बोल रहे हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम से ज़्यादा डायग्राम में समझ आ जाएगी। कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम, के फॉलोइंग सिस्टम में ये जो प्रोसेस है पी जो होता है वो प्रोसेस को डिफाइन कर रहा होता है। पी इक्वल है P0 P1 P2 P3 P4। ये हमारे पास चार जो है वो 5 प्रोसेस हैं। और रिक्वेस्ट आर जो है वो रिक्वेस्ट है कि ABC हमारे पास रिक्वेस्ट है। ए के 7 इंस्टेंस हमारे पास, ए जो है वो हमारे पास एलोकेशन है कि हमने 7 इंस्टेंस जो है वो एलोकेट कर लिए हुए हैं। और पी को हमने 2 दे दिए हुए हैं और सी को हमने 6 इंस्टेंस जो है वो पहले ही दे दिए हुए हैं, ठीक है यहाँ पे। तो उसके बाद ये कैसे आता है कि इनको काउंट करके तो वहाँ पे राइट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखें ए में कितने इंस्टेंस को कहते हैं 7 इंस्टेंस। वो 7 इंस्टेंस कैसे आए हुए थे, 2 और 3 5 और 5 और 2 7। तो ये 7 इंस्टेंस। यहाँ पे वो देखें कि बी में क्या कह रहा है कि एक 1 और ये 1 2, बाकी तो 0 है, तो ये 2 इंस्टेंस वो होंगे, ठीक है, यहाँ ये वाले 2। और सी में क्या कह रहे हैं, पास वर्क में क्या है 0 0 0 है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट में क्या देखेंगे, एलोकेशन में देखें P0 में हमारे पास एलोकेट हमने कितना कर दिया हुआ है, ए को 0, बी को 1, सी को 0। और यहाँ पे बी को रिक्वेस्ट में हमारे पास 0 0 0 है, और जो वर्क है वो भी हमारे पास 0 0 है। तो हम फिर P0 को जो है वो कर देंगे, दे देंगे इसको, ठीक है। तो फिर हम क्या करते थे कि जो P0 को अगर हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये वाली जितनी भी वैल्यू थी 0 1 0, इसको हम ऐड कर देते थे इस 0 0 0 में, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 1 0 आ जाएगा। जैसे कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रिक्वेस्ट किसकी है, P0 तो हो गया। P2 में देखें 2 0 2, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास था 1 0 1 0 1 0, तो यहाँ पे तो ज़्यादा है तो हम फिर नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसको देखें कि 0 0 0 है, तो ये तो हमारे पास रिक्वेस्ट 0 0 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास था 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी हमारे पास ये तीनों 0 है, यहाँ पे हमारे पास 0 1 0 है। तो अब हम यहाँ पे जो है इसके 3 0 2 को ऐड कर देंगे। तो 3 0 में 3 ऐड करो तो 3, 1 में 0 ऐड करो तो 1, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 ही था तो 0 में 2 ऐड करो तो 2 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये सारी एग्जाम्पल जो है वो इसी तरह होगी, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट जो है, तो यहाँ वो जो एग्जांपल है वो सेव स्टेट की होगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसने यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि ये हमारे पास प्रोसेस है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट है सारी, और एलोकेशन और वर्क। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनसेव स्टेट आ जाएगी, इसलिए ये हमारे पास जो है वो सॉल्व नहीं होगी। और ये हम कहेंगे कि ये एक हमारे पास अनसेव स्टेट है। उसके बाद डिटेक्शन एल्गोरिदम है कि हम एल्गोरिदम को कैसे यूज़ करके डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि हाउ ऑफन इज़ अ डेडलॉक लाइकली टू अकर, के जो डेडलॉक है वो कैसे अकर होता है। हाउ मैनी प्रोसेस, कितने प्रोसेस लगेंगे विल बी इफेक्टेड बाय डेडलॉक व्हेन इट हैपन, कि कितने हमारे पास प्रोसेस लगेंगे जब कोई डेडलॉक जो है वो अकर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं हंस द ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, ये 2 हमारे पास, ये देखें कहता है कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं।
और ये दो फैक्टर्स है। कहते हैं कि हमारे पास फिर ऑप्शंस कितने होते हैं कि एवरी टाइम अ रिक्वेस्ट फॉर द एलोकेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, कि हम हर दफ़ा जो रिक्वेस्ट है उसको कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, कि हम इमीडिएटली उसको ग्रांट नहीं कर सकते हर दफ़ा। ये सारे पॉइंट्स को आप जस्ट रीड आउट कर दीजिएगा। उसके बाद कहते हैं कि रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, हम डेडलॉक को रिकवर कैसे कर सकते हैं। When a deadlock detection algorithm determine that a deadlock exists, कहता है कि जब deadlock algorithm को पता चल जाता है कि deadlock exist कर रहा है, several alternatives के साथ exist जो होते हैं, one possibility is to inform, कि हमारे पास एक possibility होती है कि हम इसको inform करें the operator को that the deadlock has occurred, कि जहाँ पे deadlock को occur किया गया है, and to let the operator deal कर सके with the deadlock mutually, कि हम mutually deadlock को occur जो है वो डील कर सके। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेशन, के हम प्रोसेस टर्मिनेशन हमारे पास कौन कौन से वर्ब हम देख लेते हैं कि हम अब सॉर्ट कर सकते हैं ऑल डेडलॉक प्रोसेस को। दिस मेथड क्लियरली विल ब्रेक द डेडलॉक, ये जो होता है वो ब्रेक कर देता है डेडलॉक साइकिल को। जब हमारे पास जो डेडलॉक है वो साइकिल, जब हमारे पास किस चीज़ का साइकिल बनता है तभी डेडलॉक अक्कर होता है ना। तो ये वही कहता है कि हमारे पास क्लियरली हमारे पास एक मेथड है कि हम क्लियरली जो है वो डेडलॉक साइकिल को जो है उसको ब्रेक कर दें। ठीक है, बट एट अ ग्रेट एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग रहा होता है क्योंकि ब्रेक करना होता है। दिस प्रोसेस में भी कंप्यूटेड द लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे ये जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। एंड द रिजल्ट नेक्स्ट बोल है कि अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम, कि हम अबाउट कर सकते हैं एक ही प्रोसेस को एक ही टाइम। और जो है डेडलॉक साइकिल इस एस्टिमेट कर दे दिस मेथड, जो ये जो मेथड होता है वो ओवरहेड कर देता है हमारे प्रोसेस को अबाउटेड को। अ डेडलॉक जो डिटेक्शन एल्गोरिथम है मस्ट बी इन्वॉल्व टू डिटरमाइन वेदर एनी प्रोसेस आर स्टिल डेडलॉक, के हमारे पास जो प्रोसेस है आर स्टिल डेडलॉक, के वो डेडलॉक में ही हो। ठीक है, और ये जो है कैन नॉट बी सो ईजी, लेकिन ये जो है वो बहुत आसान जो है वो नहीं है, इसको आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं रिसोर्स प्रीमिशन, के रिसोर्स का प्रीमिशन क्या होता है। एस्टिमेट डेडलॉक यूजिंग द रिसोर्स के प्रीमिटेड, के हमने प्रीमिटेड होता है ना कि प्रीमिट ना करें हम, तो ये कह रहे हैं वो। ठीक है, कि हम डेडलॉक साइकिल में ना आने दें। सिलेक्ट विक्टिम, के हम विक्टिम सिलेक्टिंग कर लिया विक्टिम, के हम विक्टिम को सिलेक्ट कर लें। रोल बैक कर लें, कि रोल बैक कैसे किया जाता है उसको। ठीक है, स्टारविश के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक कंसेप्ट आएगा सीपीयू के बारे में। हम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में कहता है कि सिलेक्शन ऑफ अ मेमोरी मैनेजमेंट मेथड फॉर अ स्पेसिफिक सिस्टम डिपेंड्स करता है फॉर मेनी फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे वो जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, जिनमें हार्डवेयर डिजाइन होता है फॉर सिस्टम के लिए। ठीक है, कहते हैं कि मेमोरी कंसिस्ट फॉर अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट, जो मेमोरी है वो कंसिस्ट कर रही होती है लार्ज एरे ऑफ, ये देखिए मेमोरी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स एंड बाइट्स, के वर्ड्स और बाइट्स में जो है वो अरे होती है वो लार्ज, जो कि ईच विद इट्स ओन एड्रेस, और हर एक का अपना एड्रेस होता है। सीपीयू जो होता है वो ये बताया हुआ है। उसके बाद मेमोरी जो है मेमोरी हरारिक, कहते हैं कि मेमोरी हरारिक इंक्लूड्स करती है वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, एक्सट्रीमली फास्ट, और बहुत ही फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है, वॉलेटाइल सीपीयू रजिस्टर होता है उसमें। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वॉलेटाइल सीपीयू रजिस्टर किसमें होता है। ठीक है, तो हम क्या हम बता सकते हैं। यहाँ पे वो देख सकते हैं, ये सारे लिख के तो आगे जो है वो डैश लगा दे, तो हमें ऑप्शन में ये दे दे। ठीक है, स्मॉल, वेरी फास्ट, एक्सपेंसिव एंड वॉलेटाइल जो होती है कैश होती है। उसके बाद हंड्रेड्स, आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है इसमें, बस रीड आउट करने के लिए। ठीक है, कंपाइलर टाइम भी हमारे पास, कंपाइलर कितना टाइम लेता है। इफ़ यू नो द कंपाइलर वेयर द प्रोसेस विल, के प्रोसेस जो कितना टाइम ले रहा होता है एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए जो है सारा कुछ लोड टाइम के वो कितने टाइम में लोड कर रहा होता है, और एक्जीक्यूशन को कितने टाइम में कर रहा होता है। इफ अ प्रोसेस कैन बी मूव ड्यूरिंग द एक्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर, के वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कितना टाइम ले रहा होता है जाने के लिए। ठीक है, वो बताया होगा। एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने बताया होगा कि हमारे पास जो है वो डायनेमिक लोडिंग सिस्टम बाइनरी होती है, जो कि बाइनरी लिंकिंग जो होता है वो इन बाइनरी मेमोरी इमेज के साथ कर रहा होता है। ठीक है, लोडर मॉड्यूल्स होते हैं वो जो लोड मॉड्यूल्स होते हैं वो लोडर के पास जाते हैं कि सिस्टम हमारे पास लाइब्रेरी होता है, ये हमारे पास लोडर टाइम होता है, और ये हमारे पास एक्जीक्यूशन का जो मेमोरी में इन मेमोरी बाइनरी मेमोरी इमेज में हो रहा होता है वो हमारे पास एक्जीक्यूशन टाइम रन होता है। उसके बाद देखें लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस हमारे पास क्या होता है। कहता है एन एड्रेस जनरेटेड बाय अ सीपीयू, के वो एड्रेस जो कि जनरेट कर रहा होता है हमारे पास सीपीयू इज कॉमनली, हम वो कॉमनली रेफर कर रहे होते हैं लॉजिकल एड्रेस के साथ, वेयर एज एन एड्रेस सीन बाय अ मेमोरी यूनिट दैट इज द वन लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो वो लोडेड हो रहा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में टू द मेमोरी के अंदर इस कॉमनली रेफर किया जाता है फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसको रेफर टू एन इंस्ट्रक्शंस के लिए या फिर डाटा के लिए इन द प्रोसेस एड्रेस स्पेस में, वेयर एज द फिजिकल एड्रेस जो होता है वो रेफर कर रहा होता है मेन मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, वेयर द इंस्ट्रक्शंस और डाटा रिसाइड्स। ठीक है, वी रेफर द लॉजिकल एड्रेस एज अ वर्चुअल एड्रेस, हम रेफर कर रहे होते हैं लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस के तौर पे। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जो होती हैं वो जनरेटेड कर रहे होते हैं बाय द प्रोग्राम फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के साथ जो होते हैं वो कर रहे होते हैं जनरेट कर रहे होते हैं। द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस कॉरस्पॉन्डिंग, जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे होते हैं टू दीज लॉजिकल एड्रेसेस, इन्हीं लॉजिकल एड्रेसेस के साथ इन द फिजिकल एड्रेस स्पेस में ऑफ द प्रोसेस के अंदर। कहते हैं कि रन टाइम मैपिंग फ्रॉम अ वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस जो होती है वो डन होती है बाय द पीस ऑफ हार्डवेयर के पीस इन द सीपीयू में, जो कॉल्ड कहलाती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहलाती है एमएमयू। इसकी एप्लीकेशन लर्न कीजिएगा, बाजुकात एप्लीकेशन ही हमारे एमसीक्यूज में आ जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेशन की एग्जांपल्स हैं। कहते हैं इन द फॉलोइंग टू डायग्राम्स, नीचे उसने हमें 2 डायग्राम दी गई हैं जो कि सैम्पल्स की ट्रांसलेशन को जो है वो शो कर रही होती हैं, ठीक है। जस्ट मिनट। कहता है कि वो हमारी ट्रांसलेशन को शो कर रही होती है, जो ट्रांसलेटेड लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं इनटू द फिजिकल एड्रेस, कि वो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं लॉजिकल एड्रेस को इनटू द फिजिकल एड्रेस। इन द फोर्थ केस देयर इज अ बेस रजिस्टर, हमारे पास बेस रजिस्टर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। बेस रजिस्टर को हम रीलोकेशन रजिस्टर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। कहता है कि सीपीयू में से हमारे पास जो है वो लॉजिकल एड्रेसेस जो है वो जा रहे होते हैं रीलोकेटेड रजिस्टर्स के पास, और वहाँ से हमारे पास फिजिकल एड्रेस लेके तो हमारे पास प्रोसेस के पास आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें वो डायग्राम में ये बताया हुआ है। कहता है कि ये जो एड्रेसेस होते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई बाय द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वो वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को दे रहे होते हैं और शिफ्टिंग कर रहे हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर्स के जरिए। यहाँ पे देखें कि सीपीयू जो होते हैं वो लॉजिकल एड्रेस दे रहे होते हैं एमएमयू को, और वो आगे से फिजिकल एड्रेस में दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि डायनामिक लोडिंग क्या होता है। द साइज ऑफ द प्रोसेस इज लिमिटेड, हमारे पास साइज होता है वो लिमिटेड होता है। टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी में वही ऑब्टेन कर रहे होते हैं बेटर मेमोरी स्पेस को यूटिलाइजेशन करने के लिए वी कैन यूज़ द डायनामिक लोडिंग। तो हम बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं डायनामिक लोडिंग को, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ डायनामिक लोडिंग इज दैट एन अनयूज्ड जो रूटीन होती है इज नेवर लोडेड हो रही होती है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब होता है कि हमारे पास लेस टाइम जो है उसकी ज़रूरत होती है लोड करने के लिए प्रोग्राम को, एंड लेस मेमोरी स्पेस, और लेस मेमोरी स्पेस जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है हमारे पास। हाउएवर द रन टाइम जो होती है हमारे पास एक्टिविटी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है डायनामिक लोडिंग में इन द डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज में, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल सपोर्ट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको एक स्पेशल सपोर्ट नहीं चाहिए होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है जिसमें हम ओवरले स्वैपिंग के बारे में पढ़ेंगे और एमएफटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरले क्या होता है कि ओवरलेज के हमारे पास जो है वो मेमोरी से ज़्यादा हमारे पास मेमोरी हमारे पास कम हो और हमारे पास कोड जो है वो ज़्यादा आ जाए तो हम फिर ओवरले जो है वो यूज़ कर लेते हैं टू इनेबल द प्रोसेस टू बी लार्जर दैन द मेमोरी अमाउंट लोकेटेड टू इट, के मेमोरी जो हो जो प्रोसेस आ गया हमारे पास, जो कोड आ गया वो हमारे पास लार्जर है मेमोरी मेन मेमोरी से, तो हम जो है वो ओवरले जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। द आइडिया टू ओवरले इज कीप द मेमोरी ओनली दीज इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा दैट आर नीडेड एट एनी गिवन टाइम, कि किसी भी गिवन टाइम में जो है वो हम कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल में कहता है कि हमारे पास 2 पास असेंबलर कंपाइलर्स हैं हमारे पास, जिनकी जो मेन अवेलेबल मेन मेमोरी है वो हमारे पास 150K है और कोड का साइज़ हमारे पास जो है वो 200K है। तो हमारे पास जो है वो पार्ट 1 में हम उसकी पार्टीशन कर लेंगे, पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को, फिर पार्ट 3 को, फिर पार्ट 4 को, ऐसे ही हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 150 की जो मेन जो 200 का कोड है वो 150 की मेमोरी में ही हमारे पास हो जाएगा। और ये जो कोड होता है कि प्रोग्रामर राइट कर रहा होता है, ये जो है वो कंपाइलर या फिर और कोई भी राइट नहीं कर रहा होता, ठीक है। यहाँ पे नीचे एग्जांपल है, एक मिनट, ये देखें, ये जो एग्जांपल है इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमने जो है वो उसकी पार्टीशन कर ली हुई है। असेंबलर टेबल को 2K दे दिया हुआ है, कॉमन रूटीन को जो है वो हमने 3K दे दिया हुआ है, और ओवरलैप को हमने 10K दे दिया हुआ है, पास 1 को हमने 80, ऐसे हमने जो है वो पार्टीशन कर ली हुई है कि 150 का हमारे पास जो 150 मेन मेमोरी थी वो 200 का कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर ले, ठीक है। स्वैपिंग में क्या होता है कि हम स्वैप कर देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। स्वैप करना होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी जगह पे ले जाते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हाई प्रायोरिटी आ जाती है तो हम लो प्रायोरिटी वाली को स्वैप करके हाई वाली को जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अ प्रोसेस नीडेड टू बी मेमोरी टू द एग्जीक्यूट, के वो एग्जीक्यूट कर सके। हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो नीड होता है जिसमें ये देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट करेंगे एक हाई प्रायोरिटी आ गई है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई लो प्रायोरिटी की जो है वो एग्जीक्यूशन चल रही है तो हम उसको जो है वो रोल आउट कर देंगे, और जो हाई प्रायोरिटी होगी उसको हम रोल इन कर देंगे, और जब वो हाई प्रायोरिटी हम रोल इन करके हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम लो प्रायोरिटी जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इस सारे को हम जो है वो स्वैपिंग कह रहे होते हैं। इसमें भी इसने यही बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग के हमारे पास कॉस्ट कितनी होती है, कि हमारे पास प्रोसेस का साइज जो है वो 1 MB होता है, ट्रांसफॉर्म का रेट जो होता है वो हमारे पास 5 होता है, स्वैप आउट टाइम जो है वो 1/5 सेकंड्स का होता है, और ये इनको ऐसे इसने इनकी एवरेज बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद कहता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हमारे पास वेरियस यूजर स्पेसेस होती हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी लोकेशन को शुड बी डन इफेक्टिवली कर रही होती है। द मेमोरी जो होती है वो ड्राइव होती है इनटू 2 पार्टीशन, हम उसको 2 पार्टीशन में ड्राइव कर देते हैं। वन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड फॉर द यूजर प्रोसेस जो कि यूजर प्रोसेस के लिए हो रहा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्लेस्ड उसको हम प्लेस कर लेते हैं हाई मेमोरी में और द लो मेमोरी में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसको प्लेस कर लेते हैं हाई मेमोरी या फिर लो मेमोरी में। द पोजीशन ऑफ इंटरप्ट जो हमारे पास इंटरप्ट आता है वेक्टर यूएरी इफेक्ट करता है इस डिसीजन के साथ, वो जो है वो इफेक्ट कर रहा है कि हमारे पास लो मेमोरी है या फिर हाई मेमोरी है, ठीक है। कहता है कि इन कंटिन्यूअस सिस्टम मेमोरी लोकेशन में ईच प्रोसेस जो है इस कंटेन करता है सिंगल मेमोरी सेक्शन को। एक जो होता है वो बेस जो होता है वो रीलोकेटेड होता है, और एंड मेमोरी रजिस्टर्स और लिमिट रजिस्टर्स आर यूज्ड होते हैं टू पॉइंट करने के लिए स्मॉलेस्ट मेमोरी एड्रेस को फॉर द प्रोसेस एंड इट्स साइज।
उसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग होती है विद द फिक्स टास्क के साथ हम मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं कि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग होती है लेकिन हमारे पास जो टास्क होता है वो फिक्स होता है। इसको हम एमएफटी भी कहते हैं कि इस टेक्निक में मेमोरी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है इन द सेवरल फिक्स साइज ऑफ पार्टीशन। कि हमारे पास जो मेमोरी है वो पहले ही हम फिक्स कर देते हैं कि इतनी इतनी मेमोरी इस इसको एलोकेट कर दी जाएगी। ईच पार्टीशन जो होता है कंटेन करती है वन प्रोसेस। जो हर पार्टीशन है वो एक ही प्रोसेस जो है उसको कंटेन कर रही होती है और मल्टी प्रोग्रामिंग बाउंड हो जाती है। नंबर ऑफ पार्टीशन में ये जो है वो बाउंड हो जाती है। और मल्टीपल पार्टीशन मेथड जो है इन दिस मल्टीपल पार्टीशन मेथड और इस मल्टीपल पार्टीशन मेथड में व्हेन द पार्टीशन इज फ्री, अगर कोई एक फ्री है तो अगर हमारे पास दूसरे में जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा था कि हमारे पास जो था वो मेन मेमोरी जो थी वो 150 की थी और हमारे पास कोड जो था वो 200 का था। तो हमने जो था उसको डिवाइड करके तो जो कोड था उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड में आ गया कि फिक्स्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने जितनी जितनी एलोकेट कर ली हुई है मेमोरी हम उतनी उतनी ही रखेंगे। यहाँ पे ये देखें कि अगर हमारे पास जो है वो पार्टीशन हो गई हुई है कि पार्टीशन वन जो है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। पार्टीशन वन के पास जो है वो 150 की है, पार्टीशन टू के पास 200 की है और पार्टीशन थ्री के पास 300, पार्टीशन फोर के पास 100 की है। और यहाँ पे उसने इनपुट इंक्वायरीज दी हुई है कि यहाँ पे ये इनपुट जो है वो हमें लगेंगी। नेक्स्ट वो कहता है कि जो पार्टीशन फोर है वहाँ पे हमारे पास एक ही इंक्वायरी है, तो एक इंक्वायरी चाहे वो 50 की हो फिर भी उसके पास जो है वो 100 जो है वो एलोकेट हो गया हुआ है। यहाँ पे पार्टीशन थ्री में देखें कि हमारे पास जो है वो 4 इंक्वायरी जो है और हमारे पास जो है वो मेमोरी इतनी है। और यहाँ पे देखें कि पार्टीशन टू में हमारे पास कुछ भी नहीं एलोकेट कर रहा हम, तो ये जो जितनी भी मेमोरी है ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगी क्योंकि हम जो है वो फिक्स्ड हो गए हैं कि ये इतनी इतनी इस पार्टीशन को मिलेगी। तो ये इसने बताया हुआ है इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 32 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।